आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में वीरेंद्र डगवाल की जो कविता है तो इस वीडियो में उस कविता का मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगी। उससे पहले मैं आपकी कविता का सारांश बताना चाहती हूँ। देखिए, जो तोप नामक कविता है वो वीरेंद्र डगवाल द्वारा लिखित है। ये कविता ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे, जो भारतीयों पर अत्याचार उन्होंने किए थे, उसकी याद दिलाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। भारतवासियों ने उन्हें मित्रों की तरह गले लगाया, लेकिन उन्होंने उन्हीं पर अत्याचार किए। धीरे धीरे यहाँ के शासक बन गए और भारतीयों को बहुत ही तंग करने लगे। ये तो ये याद दिलाती है कि किस तरह से उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए थे। कविता में एक बात और कवि ने कही है कि कोई चीज कितनी भी अत्याचार करने वाली हो, एक ना एक दिन उसका अंत हो जाता है। यानी कोई कितना भी कठोर हो, कितना भी दूसरों पर अत्याचार करे, दूसरों को परेशान करे, एक दिन उसका अंत अवश्य हो जाता है। इसी प्रकार से इस तोप का भी अंत हो गया और आज वो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी है, जहाँ सैलानी उसे देखने आते हैं, बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया गपशप लगाती हैं और साल में केवल 2 बार उसको चमकाया जाता है। साल में 2 अवसर होते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तभी उसकी साज संभाल की जाती है, नहीं तो वो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी रहती है। आइए अब इसी कविता का एमसीक्यू मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए जो पहला प्रश्न मैंने सोचा है वो है, वीरेंद्र डगवाल को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ध्यान से देखिए इसके। इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, तोप के लिए, कविताओं के अनुवाद के लिए। तो वीरेंद्र डगवाल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो था दुष्चक्र में सृष्टा। कविता के अनुसार सन 1857 की तोप कहाँ रखी हुई है? दिल्ली के लाल किले में, खिलौनों की दुकान पर, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर या नगर के प्रवेश द्वार पर? तो उसे कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया है, यानी कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। धर रखी गई है का क्या अर्थ है? स्थापित की गई है, धरोहर के रूप में रखी गई है, डराने के लिए रखी गई है, अंग्रेजों के बारे में बताने के लिए रखी गई है। तो इसको धरोहर के रूप में रखा गया है। इस तोप का किस युद्ध में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, प्लासी के युद्ध में। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसका प्रयोग किया गया था। विरासत शब्द का अर्थ है धन से खरीदा सामान, पूर्वजों से प्राप्त वस्तुएं, अपना घर परिवार, पुराना खजाना। तो विरासत शब्द का अर्थ है पूर्वजों से प्राप्त वस्तुएं। तोप साल में कितनी बार चमकाई जाती है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। कविता के अनुसार तोप साल में 2 बार चमकाई जाती है। तोप को चमकाने के ये 2 अवसर कौन से होते हैं? नया साल, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती। तो तोप को चमकाने के जो 2 अवसर होते हैं वो हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आते हैं? व्यापारी, लेखक, सैलानी, शायर। तो कंपनी बाग में सुबह शाम सैलानी आते हैं। सैलानी मतलब टहलने घूमने वाले लोग। तोप आने वालों को अपने बारे में क्या बताती है? अंग्रेजों के ज़माने की है, बहुत शक्तिशाली है, बच्चों की सवारी है, वह बहुत ही पुरानी है। तो वो ये बताती है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। तोप किसने प्रयोग की थी? पूर्व के वीरों ने, झांसी की रानी ने, अंग्रेजों ने 1857 में। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंग्रेजों ने 1857 में इसका प्रयोग किया था। ब्रिटिश सेना ने तोप का प्रयोग क्यों किया? खुद को शक्तिशाली बताने के लिए, भारतीय देशभक्तों को रोकने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए या भारतीय क्रांतिकारियों को मारने के लिए? उन्होंने इसका प्रयोग किया था भारतीय क्रांतिकारियों को मारने के लिए। अंग्रेजों ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए थे? भारतीयों के घूमने के लिए, अपने घूमने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो कंपनी बाग बनवाए थे वो अपने घूमने के लिए बनवाए थे। जबर का अर्थ नहीं है, उल्टा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ताकतवर, शक्तिशाली, जबरदस्ती, बलवान। तो जबर का अर्थ ताकतवर है, जबर का अर्थ शक्तिशाली है, जबर का अर्थ बलवान है। तो इसका अर्थ हुआ कि जबरदस्ती जबर का अर्थ नहीं है। यह तो किन पर हुए अत्याचारों का सबूत है? मजदूरों पर, विदेशी नागरिकों पर, सैनिकों पर, भारतीयों पर। तो ये तो भारतीयों पर हुए अत्याचारों का सबूत है।
धज्जियां उड़ाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह मिटा देना, बुरी तरह हरा देना, तोड़ फोड़ करना, पिटाई करना। तो जो इसका सही अर्थ है वो है बुरी तरह हरा देना। विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल क्यों की जाती है? पूर्वजों की याद दिलाती है, पूर्वजों की पूंजी होती है, पूर्वजों के जीवन का अनुभव होती है, या सभी ठीक है? तो इसका ठीक उत्तर है हाँ, सभी ठीक है। बच्चे तोप पर बैठकर क्या करते हैं? घुड़सवारी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, तोप को चलाते हैं। तो बच्चे तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। तोप पर बैठकर गपशप कौन करता है? छात्र, सैलानी, चिड़िया, बच्चे। तो तोप पर बैठकर गपशप करने वाले हैं चिड़िया। तोप के भीतर घुस जाता है घास के तिनके, छोटे बच्चे, चिड़िया, धूल मिट्टी। तो कविता कहती है कि तोप के भीतर चिड़िया घुस जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? शिक्षित करने के लिए, व्यापार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, समाज सुधार के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। बच्चों, इसी कविता के लिए एक प्रश्न बिना ऑप्शन वाला। कंपनी बैग में रखी तो क्या सीख देती है? कंपनी बैग में रखी तो दर्शकों और सैलानियों को ये शिक्षा देती है कि कोई चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सदैव एक समान नहीं रहती, एक ना एक दिन उसका अंत हो जाता है। अत्याचार और अन्याय एक दिन अवश्य समाप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार से ये अब तो बेकार हो गई है। अगला प्रश्न कवि के बारे में और कविता के बारे में। कवि का जन्म 5 अगस्त 1947 गढ़वाल में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद गए। व्यवसाय से अध्यापक और पत्रकार हैं। इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा आदि इनकी रचनाएं हैं। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनके पुरस्कार हैं। इस कविता में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है जो दूसरों को आकृष्ट करता है। इसमें मुख्य छंद है, शैली चित्रात्मक है, एक ना एक दिन तो होना ही था उसका मुंह बंद, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। मुंह बंद होना मानव कार्य है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी बनता है। तो बच्चों, इस प्रकार हो गया आपके ये तोप कविता के एमसीक्यू, और मैंने स्टार्टिंग में आपको उसका सारांश बताया था। इससे पहले इस कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर के 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आप इसके साथ साथ उन्हें भी सर्च करके देखिएगा। कविता बहुत सरल है, आपको समझ में सारी आ जाएगी, और कविता बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी भी है, जो हमें पूर्व की चीज़ों को बताती है, समझाती है। थैंक यू।